हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस ग्रो द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज इस क्लास में हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण। रीट ग्रेड 3 जो रीट का मेंस का एग्जाम अभी होने वाला है, लेवल 2 साइंस का सिलेबस यहाँ इस चैनल पर आपको पूरा मिलने वाली है। उसकी क्लास और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो बने रहिए इस चैनल पर, रोज़ आपको नया वीडियो यहाँ पर मिलता रहेगा। आज का वीडियो है अम्ल, क्षार और लवण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास फर्स्ट है क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो ये 2-3 क्लास में हमको करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल, क्षार और लवण पदार्थों की प्रकृति के आधार पर या सभी यौगिक या पदार्थ जो है उनको उनके रासायनिक गुणों के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। और ये 3 भाग जो है वो है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल एसिड्स, क्षारक बेसिस और लवण सॉल्ट। तो इन 3 भागों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में हम। तो अम्ल या एसिड्स किसे कहते हैं, परिभाषा की हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, आरएनएस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर हम 2 परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरएनएस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्लों की परिभाषा क्या है। अम्ल वे पदार्थ है जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ उत्पन्न करते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। यानी अम्ल जलीय विलयन में, यानी जब इनको जल में इनका विलयन बनाया जाएगा तो जलीय विलयन में ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देंगे जलीय विलयन में, उनको हम अम्ल कहेंगे। ये आरएनएस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार है। और आरएनएस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार जो अपने जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्साइड आयन देंगे उनको हम क्षार कहेंगे। ये क्षार की परिभाषा में हम इसकी बात करेंगे। तो आरएनएस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने वाले, H+ हाइड्रोजन धनात्मक आयन देने वाले सभी पदार्थ या यौगिक क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। अम्लों के उदाहरण की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि ये इनके उदाहरण है। और किस तरह से ये आयन देंगे तो इसको हम समझते हैं, ये इनके उदाहरण हो गए। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो ये अपने जलीय विलयन में इस तरह से इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, इसका विघटन हो जाएगा। क्योंकि जो सबसे पहले लिखा जाता है कंपाउंड में किसी यौगिक में वो धनावेशी होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन धनावेशी है, H+ है। और बाद में जो लिखा जाता है वो ऋणावेशी होता है, तो क्लोरीन यहाँ पर नेगेटिव है, ऋणावेश वाला है, माइनस है। तो ये H+ और Cl- में इसका डिसोसिएशन हो गया, वियोजन हो गया। तो अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे, इसलिए वो अम्ल है। अम्ल क्यों है, क्योंकि वो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। और अम्लों के जो भी गुण हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे, वो अम्लों के गुण इस वजह से है, हाइड्रोजन आयन की वजह से। यानी जब अम्ल हाइड्रोजन आयन देंगे तब वो अम्ल के सभी गुण प्रदर्शित करेंगे। अगर अम्ल हाइड्रोजन आयन नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो अम्ल के गुणों का प्रदर्शन नहीं होगा। तो अम्ल को अम्लीय गुण दर्शाने के लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य है। क्यों, क्योंकि जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन देंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है। एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है। और इसी तरह से नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। बाकी और भी अम्ल जिनकी हम आगे बात करते जाएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसको किंग ऑफ ऑल एसिड्स कहा जाता है, यानी अम्लों का राजा कहा जाता है, H2SO4 इसका सूत्र होता है। कार्बनिक अम्ल होता है, H2CO3 होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे अम्ल होते हैं। कुछ खनिज अम्ल है और कुछ खाद्य अम्ल भी है जो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे डिटेल से, ठीक है। तो ये अम्ल की परिभाषा होगी। ये परिभाषा केवल जल में विलय यौगिकों के लिए सत्य है। यानी ये परिभाषा कब एप्लीकेबल होगी, जब वो यौगिक जल में विलय है। और अगर वो यौगिक जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो वो अम्ल है, नहीं तो वो अम्ल नहीं है। अब ये आरएनएस की आयनिक सिद्धांत की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं लोरी और ब्रॉनस्टैंड की। जो 1923 में जो लोरी और ब्रॉनस्टैंड नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो परिभाषा दी थी वो क्या है उसकी बात करते हैं। तो इन्होंने परिभाषा दी जिसका नाम है प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत। यानी लोरी और ब्रॉनस्टैंड का जो सिद्धांत है 1923 में जो दिया था उसका नाम क्या है, प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत। ये प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत क्या कहता है, इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। प्रोटॉन विनिमय यानी वो पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, H+ धनावेशी। प्रोटॉन धनावेशी चार्ज वाला होता है। तो जो प्रोटॉन दे सकते हैं, ये हाइड्रोजन प्लस है, ये प्रोटॉन नहीं है, ये धनावेश चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोटॉन को P से लिखते हैं और इस पर एक धनावेश चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणावेश चार्ज होता है और प्रोटॉन पर एक धनावेश चार्ज होता है। तो जो प्रोटॉन दे सकता है, यानी जो धनावेश दे सकता है, वो सारे के सारे पदार्थ क्या है, अम्ल है। जैसे अगर HCl को जल में घोले
तो ये जल को हाइड्रोजन आयन प्रदान कर सकता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, धनावेश हो गया, इसलिए HCl अम्ल है। क्योंकि जब ये जल में घोला जाता है इसको, तो ये इस तरह से इसकी अभिक्रिया होती है और HCl का वियोजन होता है H+ और Cl- में, और ये H+ जो है वो ये जल को दे देता है और जल बन जाता है H3O+, H2 और H मिलकर H3O+। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O+ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो क्योंकि HCl अपने जलीय विलयन में प्रोटॉन दे सकता है, धनावेश दे सकता है, इसलिए लोरी और ब्रोनस्टेड की अवधारणा विनिमय का सिद्धांत है, उसके अनुसार HCl अम्ल है। प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत 1923, लोरी और ब्रोनस्टेड, इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। जैसे HCl को जल में घोलने पर ये H2O को H+ आयन प्रदान कर सकता है, इसलिए ये अम्ल है। तो ये तो हो गई परिभाषा की बात। वैसे जनरल परिभाषा, अम्ल वो पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टापन जो होता है जिनका, यानी जिनकी वजह से खाद्य पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, तो वो अम्ल है। तो अम्ल के कौन कौन से मुख्य गुण हैं? सबसे पहले तो इनका स्वाद खट्टा होता है, इसकी हमने बात कर ली। अम्लों का स्वाद जो है वो खट्टा होता है, शोर टेस्ट इनका होता है। इनकी धातुओं से अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी जब भी कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो देखो धातुएं जो होती है वो धनावेशी होती है, यानी धनमूलक तत्व है धातु है। तो इसका धनमूलक तत्व H+, इसका जब वियोजन होगा HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो वो H+ और Cl- में होगा, H+ और Cl-। अब जो धातु है वो धनावेशी है, तो धातु इसके ऋण मूलक के साथ में, या जो ऋण तत्व है उसके साथ में जाएगा। तो ये Na और Cl मिलकर तो बना लिया NaCl, यानी ये तो बन गया एक लवण। नमक होता है, ये खाने का नमक होता है NaCl, तो ये तो बन गया लवण। और साथ में क्या बचा, अब बचा क्या यहाँ पर, जब Cl इसके साथ आ गया तो क्या बचा, H+ बचा, हाइड्रोजन बचा। तो ये हाइड्रोजन गैस के रूप में, यानी हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो जाएगा। तो जब भी अम्लों की अभिक्रिया धातुओं के साथ होती है, कौन सी गैस मुक्त होती है? याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जब अम्लों की अभिक्रिया धातुओं के साथ में होती है, चाहे कोई सा भी अम्ल हो, चाहे कोई सी भी धातु हो। क्योंकि अम्लों में क्या चीज़ है, सारे अम्लों में क्या चीज़ सामान्य है, कॉमन क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कॉमन है, तो इसलिए वो सारे के सारे धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का उदाहरण लें, अगर यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह अगर सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये H2SO4 है, और अगर कोई धातु ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमने जिंक धातु ले ली। ये प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि भी है कि जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक, अगर हम जिंक के दाने ले और उन पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाए, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस बनती है। प्रयोगशाला में इसी विधि से हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन H+ हो गया, और सल्फेट जो है वो SO4 2- होता है, और ये धनावेशी है ही, धातुएं सारी धनावेशी होती है। तो Zn जो है, जिंक जो है वो सल्फेट के साथ जाएगा, और लवण जो बनेगा वो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, और बचा क्या, हाइड्रोजन बची। तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन यहाँ पर होगा। तो जब भी कोई अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला इनके गुण की हम बात करते हैं। ये मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस सूचकों को लाल कर देते हैं। अब देखो ये सूचक क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, रंजक और सूचक की बात करेंगे। तो ये सूचक होते हैं। सूचक क्या होते हैं, तो सूचक वो रसायन होते हैं जो अम्ल और सार की पहचान करने के लिए काम में आते हैं, कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या सार है, इसकी पहचान करेंगे तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, सूचक का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत सारे सूचक होते हैं, कुछ प्राकृतिक सूचक भी होते हैं जो प्रकृति से हमको मिलते हैं, जैसे हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, और बहुत सारे प्रयोगशाला में संश्लेषित सूचक भी आते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज, और फिनोप्थेलिन है, लिटमस है, ठीक है। ये इस तरह से तो कुछ सूचक है। कुछ गंधीय सूचक भी होते हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। तो मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देते हैं, अम्ल है। अब देखो लिटमस पत्र जो है, लिटमस जो है ये एक सूचक है, और ये लिटमस जो है वो विलयन के रूप में भी आता है और पेपर के रूप में भी, यानी कागज़ के रूप में भी आता है। तो इसके जब पेपर के रूप में आता है लिटमस, तो उसको हम लिटमस पेपर कहते हैं या लिटमस पत्र कहते हैं, और ये पतली पतली स्ट्रिप्स के रूप में आता है, लिटमस पेपर या लिटमस पत्र इसको हम कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक मैट्रिक बताता हूँ। एक नाम है किसी का, मान लो अनिल नाम है, तो उस अनिल नाम से आप याद रखो, ऐसे यहाँ पर हो गया अम्ल, और नी से मतलब है नीला, यानी अम्ल नीले लिटमस को लय से लाल, तो नीले लिटमस को किस में बदल देते हैं, लाल में बदलते हैं। तो क्षार इसका उल्टा करेंगे,
यानी क्षार क्या करेंगे, क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देंगे। कौन, क्षार। तो क्षार तो क्या करते हैं, लाल को नीले में बदलते हैं, और अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यानी ये देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। जब एक अम्ल की एक क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया का एक नाम है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार दोनों उदासीन हो जाते हैं और लवण बनाते हैं। जो लवण होते हैं वो उदासीन ही होते हैं जनरली, ठीक है। तो लवण और जल का निर्माण होता है जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब अम्लों की अभिक्रिया क्षार के साथ होती है तो क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है। अगला इनका गुण है कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में होगी तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। देखो ये धातु कार्बोनेट है, सोडियम का कार्बोनेट है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी जब अभिक्रिया होती है तो एक तो बनता है लवण, और ये लवण यहाँ पर है NaCl, ठीक है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये जल, ठीक है। इसको समझते देखो ये कैसे अभिक्रिया हुई और किस तरह से बनते हैं। अगर हम HCl का वियोजन देखें तो HCl होता है H+ और Cl-। Na2CO3 में सोडियम धात्विक तत्व है तो ये धनावेशी होता है, Na+1+ होता है, और CO3 कार्बोनेट आयन जो होते हैं वो माइनस यानी ऋणावेशी आयन होते हैं, CO3 2-। इसका Na+ और इसका Cl ये दोनों मिलकर तो बना लेंगे NaCl, यानी इसका धनावेश इसके ऋणावेशी तत्व के साथ में NaCl बन गया। फिर अब यहाँ पर क्या बचा, CO3 और H बचा, तो CO3 से CO2 मुक्त हो गई, पीछे क्या बचा H, और इधर तो H बचा और इधर ऑक्सीजन बची तो H2O, ठीक है। तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कौन सी गैस निकलती है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की जब अभिक्रिया होती है अम्ल के साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखो इस CO3 से आप याद रखो, धातु कार्बोनेट होते हैं CO3 और बाइकार्बोनेट होते हैं HCO3, ठीक है। जैसे सोडियम का बाइकार्बोनेट हो जाएगा NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसके साथ में भी अगर अम्ल की अभिक्रिया होगी तो सेम यही लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो आग बुझाने वाली गैस होती है, तो ये अभिक्रिया जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें भी यही अभिक्रिया होती है। अग्निशामक यंत्र में भी धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, साधारणतः सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर भरा होता है उसमें, अग्निशामक यंत्र जो होते हैं, और उसमें एक कांच की शीशी होती है, उस कांच की शीशी में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है, या कोई दूसरा अम्ल भी हो सकता है या कोई भी अम्ल हो सकता है। और जब इसको उपयोग में लेना होता है तो ऊपर हथौड़े से चोट मार के इसको तोड़ दिया जाता है कांच की बोतल को, तो ये कांच की बोतल का सल्फ्यूरिक अम्ल इसके साथ में मिक्स हो जाता है, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है और यही अभिक्रिया होती है, और यहाँ पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इन दोनों के बीच में अगर अभिक्रिया होगी तो देखो Na और SO4 मिलकर लवण बना लेंगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। और CO3 यहाँ बच गया, H बच गया, इधर H2 बच गया, तो H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आग बुझाने वाली गैस है तो ये आग को बुझा देगी। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। इसको समझते देखो, धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया जब होती है अम्लों की तो ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये धातु ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड। जब इनकी अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। तो लवण और जल और किस अभिक्रिया में बन रहा था, उदासीनीकरण अभिक्रिया में, तो ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये तो अम्ल है और ये धातु ऑक्साइड यहाँ पर क्षार है। क्यों है, क्योंकि धातु ऑक्साइड जो होते हैं, जितने भी धातु ऑक्साइड है उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। दो ऑक्साइड, एक धातु के और एक अधातु के। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, और जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय। यानी धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो अब आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए देखो यहाँ पर अधातु पहले ए आ रहा है तो इधर अम्लीय में भी पहले ए आ रहा है। यानी कौन से ऑक्साइड अम्लीय है, अधातु ऑक्साइड अम्लीय है।
और धातु ऑक्साइड क्या है, क्षारीय। तो अगर किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी अम्ल की, तो धातु ऑक्साइड यहाँ पर क्षार है और अम्ल है ही, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बनेगा क्या, लवण और जल। तो जब अम्लों की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अम्लों की पीएच का मान 0 से 6.9 तक होता है। पीएच क्या होती है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बताऊंगा मैं आपको। अभी आपको याद रखना है कि अम्लों की पीएच का मान 0 से 6.9 तक होता है। देखो पीएच एक स्केल होती है और वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है उससे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और इस पर 0 से लेके 14 तक इसका मान होता है। बीच में 7 उदासीन होता है, 7 पीएच उदासीन पीएच होती है, और 7 से कम पर अम्ल होते और 7 से ज़्यादा पर क्षार होते हैं। तो अम्लों की पीएच जो होती है वो 0 से लेकर 6.9 तक होती है। 7 पर उदासीन हो गया तो 0 से 6.9 तक अम्लों की पीएच का मान होता है। इसको हम आगे और डिटेल से बात करेंगे। अम्लों की पीएच का मान 0 से 6.9 तक होता है, और अम्ल जो होते हैं वो क्षयकारी होते हैं, संक्षारक होते हैं, कोरोसिव होते हैं, यानी जलाने वाले होते हैं। यदि इनके संपर्क में कोई कपड़ा, लकड़ी, धातु, पत्थर इत्यादि आ जाते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं। हमारी त्वचा प्रबल अम्लों के संपर्क से झुलस सकती है, इसलिए अम्ल क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं, कोरोसिव होते हैं। इसलिए हैंडल विथ केयर, यानी सावधानी से इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। अगला गुण है अम्लों का कि अम्लों के जलीय विलयन, अगर अम्ल का कोई जलीय विलयन बनाएंगे, जैसे मान लो हमने एक जल लिया किसी बीकर में और उसमें अगर 1-2 बूंद अम्ल की मिला दी किसी की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो ये अम्ल का जो जलीय विलयन बनेगा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ये जलीय विलयन जो है अम्लों का, ये क्या हो गया, विद्युत का सुचालक हो गया। क्यों हो गया सुचालक? देखो सुचालक विलयन वो होगा जिस विलयन में आयन उत्पन्न हो जाएंगे, यानी जहाँ पर धनायन और ऋणायन उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि विद्युत का प्रवाह क्या है, आवेशों का प्रवाह है। विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा की अगर हम परिभाषा की बात करें तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी जब आवेश प्रवाहित हो जाए, धनावेश और ऋणावेश का जब प्रवाह हो जाए, वो बहने लग जाए, तो यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर जलीय विलयन में आयन अपने जलीय विलयन में, अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे, तो आयन उत्पन्न हो गए। अब इन आयन का बहना शुरू हो जाएगा। आयन एक टर्मिनल से, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अगर वो बहने शुरू कर दिए, अगर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में अगर आयन का बहना शुरू हो गया तो इसका मतलब वहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह हो गया। इसलिए अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस H+ आयन उपस्थित हो। अगला टॉपिक है हमारा अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। देखो अम्लों के प्रकार, ये वर्गीकरण हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पीएच के आधार पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर हाइड्रोजनी अम्ल और ऑक्सी अम्ल। तो इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले दुर्बल और प्रबल अम्ल की बात कर लेते हैं। प्रबल अम्ल, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं और बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल का मतलब क्या हुआ, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाएगा और पूर्णतः आयनीकृत हो जाएंगे जल में, और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा देंगे, यानी अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे जल में, तो वो हो गए प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं और इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत फास्ट है, बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे, इसलिए ये प्रबल अम्ल है। पीएच की बात करें हम इनकी, तो पीएच जो होती है अम्लों की पीएच वो होती है 0 से लेकर 7 के बीच, यानी 0 से 6.9। तो प्रबल अम्ल की पीएच 0 और 1 के आसपास होती है, यानी प्रबल अम्लों की पीएच 0 से लेकर 1 या 1.5, 2 तक ये प्रबल अम्ल होते हैं। और दुर्बल अम्ल की पीएच 6.9, 5, 6, 4 के बाद में, यानी वो दुर्बल अम्ल की पीएच 6.9 यानी 7 के आसपास होती है, और प्रबल अम्ल की पीएच 0 और 1 के आसपास होती है। तो इनके उदाहरण है, जैसे प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसी तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये भी एक प्रबल अम्ल है, और नाइट्रिक अम्ल है ये भी एक प्रबल अम्ल है। अब देखो यहाँ पर एक ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बनिक अम्ल H2CO3 और सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 को छोड़कर प्राय सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। जितने भी खनिज अम्ल है, खाद्य अम्ल की बात नहीं हो रही है। खाद्य अम्ल तो जनरली जो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं वो खाद्य अम्ल होते हैं, और खाद्य अम्ल जो है वो दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रबल नहीं होते, दुर्बल होते हैं खाद्य अम्ल तो। और खनिज अम्ल जो है वो खनिज अम्ल अधिकतर प्रबल होते हैं,
लेकिन दो ऐसे हैं, एक तो कार्बनिक अम्ल H2CO3 और एक सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फ्यूरस H2SO3, सल्फ्यूरस H2SO3 और सल्फ्यूरिक H2SO4 है। H2SO4 तो प्रबल अम्ल है, लेकिन H2SO3 दुर्बल अम्ल है। यानी कार्बनिक अम्ल और सल्फ्यूरस H2SO3 को छोड़कर सभी खनिज अम्ल प्राय प्रबल अम्ल होते हैं। सभी प्रबल अम्ल विद्युत अपघटे भी होते हैं। प्रबल अम्ल जो है वो विद्युत अपघटे होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं जल में, इसलिए ये प्रबल विद्युत अपघटे हैं। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आयन, जो अधिक मात्रा में आयन उत्पन्न कर सकते हैं वो विद्युत अपघटे होते हैं। ठीक है, तो बहुत अधिक मात्रा में प्रबल अम्ल जो है वो विद्युत अपघटे होते हैं। और अब हम बात करते हैं दुर्बल अम्लों की, वीक एसिड्स या दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन प्लस H+ आयन देते दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी जो जल में कम आयनीकृत होंगे, कंप्लीट पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होंगे। जब पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होंगे तो आयन्स भी कम देंगे, तो हाइड्रोजन आयन कम देंगे। दुर्बल अम्ल कम हाइड्रोजन आयन देते हैं जलीय विलयन में, और प्रबल अम्ल अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनकी अभिक्रिया करने की दर मंद होती है, धीरे होती है ये जो अभिक्रिया होती है इनकी। अब इनके उदाहरण क्या क्या है इनको हम देख लेते हैं। तो देखो, एसिटिक एसिड CH3COOH ये एक दुर्बल अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल ये एक दुर्बल अम्ल है। सिट्रिक अम्ल ये भी दुर्बल अम्ल है। टार्टरिक अम्ल ये भी दुर्बल अम्ल है। और कार्बोनिक अम्ल ये भी दुर्बल अम्ल है। सल्फ्यूरस भी दुर्बल अम्ल होता है। एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड है ये, और ये एक दुर्बल अम्ल है। कम हाइड्रोजन आयन देता है ये CH3COO- और H+। इस तरह से इसका आयनों में वियोजन होगा, आयनिक वियोजन होगा। फॉर्मिक एसिड ये चींटी के डंक में पाया जाता है, HCOOH ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। और सिट्रिक अम्ल जो नींबू और संतरा में होता है, C6H8O7, कार्बन 6 हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 7। इसी तरह से टार्टरिक अम्ल जो इमली में होता है, C4H6O6, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 ये खनिज अम्ल है, ये खाद्य अम्ल है, खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, ये भी खाद्य अम्ल है। एसिटिक अम्ल से ही विनेगर या सिरका बनता है, जो अचार में डालने के लिए काम में लिया जाता है। एसिटिक एसिड से ही सिरका बनता है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये दुर्बल अम्ल हो गए। तो प्रबल और दुर्बल अम्ल समझ में आ गए। ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देने वाले प्रबल और कम हाइड्रोजन आयन अपने जलीय विलयन में देने वाले दुर्बल। अब दूसरा जो वर्गीकरण है वो है हाइड्रोजनी अम्ल और ऑक्सी अम्ल है। तो हाइड्रोजनी अम्ल का मतलब हो गया वो अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो और ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित हो, यानी जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे अम्ल है। हाइड्रोजन तो है ही, अम्ल है तो हाइड्रोजन तो होना ही है। अम्ल तो अम्लों में कॉमन ही हाइड्रोजन ही तो कॉमन है, इसीलिए तो सारे अम्ल हाइड्रोजन आयन देते। तो जिनमें केवल हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु नहीं है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, केवल हाइड्रोजन ही है। HCN हाइड्रोसाइनिक अम्ल, ठीक है, ये एक विषैला पदार्थ भी होता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। तो ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, केवल हाइड्रोजन है, उनको हम हाइड्रोजनी अम्ल कहेंगे। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे आमाशय में भी होता है, HCN हाइड्रोसाइनिक अम्ल, HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ये हाइड्रोजनी अम्ल है। अब ऑक्सी अम्ल की बात करते हैं, जिनमें ऑक्सीजन है वो ऑक्सी अम्ल है। जिन अम्लों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों परमाणु उपस्थित होते हैं वो ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, यानी जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित है वो ऑक्सी अम्ल, और जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है वो हाइड्रोजनी अम्ल हो गए। तो ऑक्सी अम्ल क्या हो गए? जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित है वो ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। जैसे जितने भी ऑक्सीजन वाले हैं वो सारे ऑक्सी अम्ल आ जाएंगे। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन है इसलिए। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2CO3 कार्बनिक अम्ल, ये ज़्यादातर प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं इनके पास में ज़्यादा ऑक्सीजन। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। HNO3 इसके पास 3 ऑक्सीजन है, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन दे सकते हैं। और जो ऑक्सीजन दे सकता है वो ऑक्सीकारक है। जैसे हमने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में पढ़ा कि वह जो ऑक्सीजन दे सकता है वो ऑक्सीकारक है, और वह जो ऑक्सीजन ले सकता है वो अपचायक है। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब अगला टॉपिक हमारा रंजक और सूचक। अम्लों और क्षारों की पहचान करने के लिए जिन पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम सूचक कहते हैं, या एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर कहते हैं सूचक को इंग्लिश में। इंडिकेटर मतलब विच इंडिकेट, जो हमें इंडिकेट करता है। और रंजक का मतलब होता है रंग देने वाला रसायन। ऐसा केमिकल या ऐसा रसायन जो रंग दे सकता है वो रंजक है। तो कुछ ऐसे प्राकृतिक रंजक है जो सूचक का काम करते हैं, जिनको हम एसिड बेस इंडिकेटर के जैसे काम में ले सकते हैं, यानी जिनको हम अम्ल और क्षारों की पहचान करने के लिए काम में ले सकते हैं। तो इन सूचकों की हम बात करते हैं। जैसे पहला सूचक है लिटमस। लिटमस सॉल्यूशन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। बैंगनी रंग का रंजक होता है, बैंग है तो इसका रंग कैसा हो गया? बैंगनी रंग, विलियन का।
लिटमस का अगर हम विलियन बनाए तो ये विलियन का रंग कैसा रहेगा, बैंगनी रंग होता है। ये थेलोफाइटा समूह का पौधा है, लीचेन या लाइकेन कहते हैं, इससे निकाला जाता है। देखो पौधों की वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी, ये 5 उनके मुख्य वर्ग है पौधों के या ग्रुप है। सबसे पहला जिसमें सिंपल सबसे सरल प्रकार के पौधे आते हैं वो थेलोफाइटा ग्रुप है, जिसमें पौधे का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता, वो थेलोफाइटा समूह होता है। तो थेलोफाइटा समूह का ये है, ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिलता है। कौन, लाइकेन जो पौधा है ये। और लाइकेन एक सहजीवन का उदाहरण भी है। सहजीवन जो पौधों में संबंध पाया जाता है जिसमें एक कवक और एक शैवाल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन या दोनों साथ साथ रहते हैं, तो थेलोफाइटा समूह का ये पौधा है लाइकेन। इस लाइकेन का जो रस निकाल के इससे विलियन बनाया जाता है, जिसको हम लिटमस विलियन कहेंगे। और लिटमस विलियन का रंग कैसा है, बैंगनी रंग है। उदासीन लिटमस विलियन का रंग बैंगनी होता है। ये एक प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि एक पौधे से प्राप्त हो रहा है इसलिए प्राकृतिक सूचक है। ये विलियन और पत्र दोनों ही रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। विलियन के रूप में भी आता है ये, और इसके पत्र यानी पेपर के रूप में भी ये प्रयुक्त होता है। और पेपर के रूप में लाल और नीले 2 रूपों में आता है, 2 कलर में आता है ये। एक तो लाल लिटमस पेपर या पत्र और एक नीला लिटमस पत्र। ये जो ट्रिक है इससे आप याद रखो, नील यानी नीले लिटमस पत्र से तो हम अम्लों की पहचान करते हैं, और लाल लिटमस से हम क्षार की पहचान करते हैं, बेसिस की पहचान करते हैं। मतलब अम्ल क्या करेगा, नीले को लाल में बदल देगा। अम्ल नीले को किस में बदल देगा, लाल में बदल देगा। जब अम्ल नीले को लाल में बदलता है तो क्षार क्या करता है, क्षार इसका उल्टा करता है, यानी क्षार लाल को नीले में बदल देता है। क्षार लाल को नीले में बदलता है, अम्ल नीले को लाल में बदलता है, अम्ल नीले को लाल में बदलता है। अब देखो इसके अलावा और कुछ प्राकृतिक सूचक है जिनकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हल्दी भी प्राकृतिक सूचक के रूप में काम में आ सकती है। हल्दी का पीला रंग होता है जो क्षारीय माध्यम में लाल हो जाता है। अम्लीय माध्यम में हल्दी का पीला रंग ही रहता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में ये लाल हो जाता है, ये ध्यान रखना। साबुन क्षार होती है, साबुन के अंदर क्षार होता है, तो साबुन से अगर हल्दी, जैसे मान लो सब्जी या कढ़ी का अगर कहीं दाग कपड़ों पे गिर जाए तो वो पहले पीला होता है, लेकिन जब साबुन से उसको धोते, उस कपड़े को धोते तो वो लाल हो जाता है। फिर बहुत ज़्यादा अगर पानी से धोते हैं तो वो फिर से धब्बा पीला हो जाता है। तो लाल इसलिए हो जाता है क्योंकि साबुन क्षारीय है, और हल्दी जो पीले रंग की होती है वो क्षारीय माध्यम में लाल हो जाती है। तो हल्दी को भी हम एक प्राकृतिक सूचक के रूप में काम में ले सकते हैं, इससे भी अम्ल क्षारों की पहचान की जा सकती है। लाल पत्ता गोभी के पत्ते, इनको भी हम काम में ले सकते हैं प्राकृतिक सूचक के रूप में। पिटूनिया, हाइड्रेजिया और जेरावियम, ये कुछ पौधे, इनके फूलों की रंगून पंखुड़ियाँ, पेटल्स ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर है उनके पेटल्स जो रंगीन होते हैं, इनको भी हम प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो हल्दी, लाल पत्ता गोभी, पिटूनिया, हाइड्रेजिया और जेरावियम पौधों को हम प्राकृतिक सूचक के रूप में काम में ले सकते हैं। और हल्दी क्षारीय माध्यम में हल्दी का पीला रंग लाल हो जाता है। लाल गोभी के पत्तों का रंग जो होता है या उसका रस निकाले तो उसका रंग लाल होता है, और क्षारीय माध्यम में यह हरा हो जाता है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने। देखो हल्दी का पीला रंग होता है जो क्षारीय माध्यम में लाल हो जाता है, और लाल पत्ता गोभी, जैसा नाम कलर से पता चल रहा है, लाल पत्ता गोभी का रंग लाल होता है और क्षारीय माध्यम में ये हरा हो जाता है, जबकि अम्लीय माध्यम में लाल ही रहता है। देखो ये दोनों सूचक, हल्दी और लाल गोभी, ये दोनों अम्लीय माध्यम में परिवर्तन नहीं होता इनके रंग में, केवल क्षारीय माध्यम में परिवर्तन होता है। तो क्षारीय माध्यम में हल्दी का पीला रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और लाल पत्ता गोभी का जो लाल रंग है वो लाल रंग क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, लाल हरा हो जाएगा, और पीला लाल हो जाएगा। पीला तो लाल हो जाएगा और लाल हरा हो जाएगा, पीला, ठीक है, पीला लाल हो जाएगा और लाल हरा हो जाएगा। पीला किसका रंग है, हल्दी का, तो हल्दी का क्षारीय माध्यम में पीला रंग लाल हो जाएगा, और लाल रंग किसका, लाल पत्ता गोभी का, तो लाल क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, पीला है। ऐसा याद रखो आप इसको। टॉपिक है तनुकरण या डाइल्यूशन। देखो इसको समझते हैं, तनुकरण किसे कहते हैं। किसी सांद्र अम्ल विलयन में, किसी सांद्र कंसंट्रेट अम्ल विलयन को तनु करने के लिए उसमें पानी मिलाते, तो मतलब अम्ल को जो सांद्र है जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है उसमें पानी मिलाकर अम्ल की मात्रा कम करना और पानी की मात्रा बढ़ा देना, नहीं एक तरीके से पतला कर देना अम्ल को, ये तनुकरण कहलाता है। तनु करना, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल आते तो तनुकरण डाइल्यूशन होता है। अब ये करना कैसे चाहिए, अम्ल में जल मिलाना चाहिए कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए, इस पर प्रश्न आता है। हमें तनुकरण करना है तो अम्ल में जल मिलाए कि जल में अम्ल मिलाए, इससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है भाई। करना तो तनुकरण है तो चाहे जल में अम्ल मिलाओ चाहे अम्ल में जल मिलाओ, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर बहुत फर्क पड़ेगा। तो सही तरीका क्या है इसका तनुकरण का, यानी अम्ल में जल मिलाना चाहिए या जल में अम्ल मिलाना चाहिए, ये हमें देखना है। तो देखो
जल के अंदर अम्ल मिलाना चाहिए, जल में अम्ल मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल। क्यों मिलाना चाहिए? तो उसका कारण ये यहाँ पर आप इसको समझते देखो। किसी सांद्र अम्लीय विलयन को तनु करने के लिए उसमें पानी नहीं मिलाना चाहिए, यानी अम्लीय विलयन में पानी नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए। पानी में अम्ल मिलाना चाहिए और धीरे धीरे हिलाते हुए, प्रकनली को हिलाते हुए, बीकर को हिलाते हुए मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जल में अम्ल मिलाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो कि जल की अधिक विशिष्ट ऊष्मा और अधिक मात्रा होने के कारण अवशोषित कर ली जाती है। परंतु जब अम्ल में जल मिलाते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा आसानी से अवशोषित नहीं हो पाती और पानी हो नहीं पाती, और मिलाए गए जल की कुछ मात्रा शीघ्रता से भाप में बदलकर विस्फोटक रूप धारण कर सकती है, जिससे अम्ल छिटक कर चेहरे और शरीर को जला सकता है और साथ ही कांच का पात्र टूट सकता है। देखो, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्या? कौन सी प्रक्रिया? तन्वकरण। तो जब हम करना कैसे चाहिए? हमें करना चाहिए कि हमें जल में अम्ल मिलाना चाहिए, जल में अम्ल मिलाना चाहिए। और कैसे मिलाना चाहिए? धीरे धीरे प्रकनली को या बीकर को हिलाते हुए मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम जल में अम्ल मिलाएंगे तो यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होगी। अब वो जो उत्सर्जित ऊष्मा उसको ये जल अवशोषित कर लेगा। अगर हम जल में अम्ल मिला रहे तो ज़्यादा मात्रा किसकी है? जल की है। जल की मात्रा ज़्यादा और जल की विशिष्ट ऊष्मा भी ज़्यादा होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा चाहिए, भाप में बदलने के लिए ज़्यादा ऊष्मा चाहिए। और यहाँ पर ज़्यादा जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है उस ज़्यादा ऊष्मा को कौन अवशोषित कर लेगा? जल अवशोषित कर लेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि प्रकनली गर्म तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी, अम्ल छिटकेगा नहीं, यानी बाहर नहीं निकलेगा प्रकनली से। अगर इसकी बजाय आप अम्ल में जल मिलाते हो, जैसे मान लो ये प्रकनली है और इस प्रकनली के अंदर आपने अम्ल लिया हुआ है, मान लो इतना आपने अम्ल भर रखा है, अब आप इसमें जल मिला रहे हो। जैसे ही आप जल मिलाओगे, जल की एक बूंद इसके अंदर जाते ही ये पूरा का पूरा अम्ल उस जल से अभिक्रिया करेगा, तो पूरा का पूरा अम्ल उष्मा अवशोषित करेगा। तो अम्ल ज़्यादा मात्रा में तो उष्मा ज़्यादा मात्रा में अवशोषित होगी। जो उष्मा ज़्यादा मात्रा में अवशोषित होगी, अब उस उष्मा को अवशोषित करने के लिए जल की तो एक ही बूंद है, यानी जल थोड़ा है, तो वो उष्मा अवशोषित नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा उष्मा यहाँ से निकलेगी बाहर। जब जो उष्मा बाहर निकलेगी उसकी वजह से ये पानी जो है ना वो भाप बन जाएगा और ये छिटकेगा, भाप बन के बाहर आएगा और ये अम्ल जो है वो बाहर गिर सकता है हमारे कपड़ों पर, चेहरे पर, इससे हम जल सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए इसका उल्टा, यानी हमें जल में अम्ल मिलाना चाहिए। जैसे मान लो ये प्रकनली है और इस प्रकनली में हमने लिया है जल, इसमें हमने जल भर रखा है, इतना जल भर रखा है मान लो। अब इसमें अगर हम धीरे धीरे प्रकनली के सारे या प्रकनली की दीवार के सारे धीरे धीरे अगर हम इसमें जल मिला रहे एक एक बूंद करके, अम्ल मिला रहे, एक एक बूंद करके अम्ल मिला रहे, तो अम्ल कितना है? एक बूंद। वो एक बूंद अम्ल, यानी उष्मा कौन उत्सर्जित करेगा? अम्ल की जल, अम्ल। तो क्योंकि अभी अम्ल थोड़ा सा मिला इसमें, तो थोड़ी सी उष्मा अवशोषित हुई। जो उष्मा अवशोषित हुई वो उष्मा इस पानी ने अवशोषित कर ली, ठीक है, और पानी का तापमान थोड़ा सा बढ़ गया। फिर से हम एक बूंद और मिलाएंगे अम्ल की, फिर से थोड़ी उष्मा निकली, उस उष्मा को इस पानी ने अवशोषित कर लिया, क्योंकि पानी ज़्यादा उष्मा अवशोषित कर सकता है क्योंकि इसकी विशेष उष्मा ज़्यादा है। तो जो भी उष्मा निकली उस उष्मा की वजह से पानी भाप में नहीं बदलेगा, और भाप में नहीं बदलेगा तो ये अम्ल छिटकेगा नहीं, बाहर नहीं आएगा। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? हमें जल में अम्ल मिलाना चाहिए, जल में अम्ल, जल में अम्ल। तनुकरण कैसे करना चाहिए? जल में अम्ल मिलाना चाहिए। और कैसे मिलाना चाहिए? प्रकनली की दीवार के सारे धीरे धीरे हिलाते हुए, ठीक है। तो किसी सांद्र अम्लीय विलयन को तनु करने के लिए उसमें पानी नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए और हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि जब जल में अम्ल मिलाएंगे तो उष्मा उत्पन्न होगी, जो जल की अधिक विशिष्ट उष्मा व अधिक मात्रा होने के कारण अवशोषित कर ली जाएगी। परंतु जब अम्ल में जल मिलाएंगे तो उत्पन्न उष्मा आसानी से अवशोषित नहीं हो पाएगी और मिलाए गए जल की कुछ मात्रा शीघ्रता से भाप में बदलकर विस्फोटक रूप धारण कर सकते हैं, जिससे अम्ल छिटक कर हमारे चेहरे और शरीर को जला सकता है, साथ ही कांच का पात्र भी टूट सकता है। अब अम्लों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कि अम्ल की परिभाषा की, अम्ल क्या है? तो अम्ल वे पदार्थ है जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये तो हो गई आरएनएस की आयनिक अवधारणा, आयनिक विनिमय वाली अवधारणा। और अगर वो किसी पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, प्रोटॉन विनिमय वाली धारणा जो लोरी और ब्रॉन्स्टेन के, उसके अनुसार दो तरह से परिभाषा हो गई इसकी। तो अम्ल वो पदार्थ है जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं या किसी पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, तो वो अम्ल है। जो किसी पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं या जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं वो अम्ल है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि सिरके का मुख्य घटक क्या होता है? तो सिरके का मुख्य घटक होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, इसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं।
देखो सारे एसिटिक एसिड सिरका या विनेगर नहीं होते, लेकिन सारे विनेगर एसिटिक एसिड होते हैं, यानी विनेगर से ही एसिटिक एसिड से ही, एसिटिक अम्ल से ही विनेगर बनाया जाता है। अब बनाया कैसे जाता है, तो इसकी यहाँ पर दोहरा किण्वन किया जाता है। देखो सबसे पहले तो इक्सु शर्करा या स्टार्च का किण्वन होता है, और स्टार्च का किण्वन होता है फफूंद की सहायता से, कवक की सहायता से, यीस्ट की सहायता से। यीस्ट इसका जो एक कवक है, यीस्ट इसका किण्वन करेगी, और किण्वन का मतलब होता है शर्करा का एल्कोहल में बदलना। तो यहाँ सबसे पहले बनेगा एल्कोहल, ये हो गया पहला किण्वन। अब इस एल्कोहल को बदला जाएगा, दोहरा किण्वन होगा। अब यहाँ पर दोबारा जो सेकंड नंबर का किण्वन है वो यहाँ पर होगा, और इस एल्कोहल को बदला जाएगा किसमें, विनेगर में, एसिटिक एसिड में, विनेगर में, एसिटिक एसिड में, CH3COOH विनेगर। तो ये जो अब दूसरी बार हो रहा है ना, ये होगा बैक्टीरिया की सहायता से। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी, इससे ये किण्वन होगा। तो ये दोहरा किण्वन है। इस प्रक्रिया के द्वारा विनेगर का निर्माण किया जाता है, सिरके का निर्माण किया जाता है, जिसको विनेगर या सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल से बनाया जाता है। तो पहला किण्वन तो हो गया स्टार्च से एल्कोहल में बदलना, ये कवक के द्वारा किया जाता है। और फिर दूसरा किण्वन होगा एल्कोहल से विनेगर, एसिटिक एसिड में बदलना, ये एसिटोबैक्टर एसिटी नाम का बैक्टीरिया वो करेगा। ये प्रश्न भी आगे अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। अब तीसरा प्रश्न है हमारा कि तेजाब को रखने के लिए किस प्रकार के बर्तनों में तेजाब को रखना सुरक्षित होता है, अम्लों को रखना, तो कांच के बर्तनों में, क्योंकि धातु के साथ, धातु को तो गला सकते हैं, संक्षारक होते हैं, धातु के साथ इनकी अभिक्रिया होती है, इसलिए तेजाब को रखने के लिए सबसे सुरक्षित पात्र है कांच के पात्र। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, अम्ल और क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो लिटमस पेपर का, फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, ये सूचक है। कुछ गंधीय सूचक भी होते हैं, उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिटमस पेपर, अम्ल लिटमस नीले को लाल में बदलता है, अम्ल नीले को लाल में बदलता है, और क्षार बदलता है लाल को नीले में। अब फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज की हम बात करते हैं। देखो फिनोप्थेलिन जो होता है, ये अम्लों में फिनोप्थेलिन जो है वो अम्लीय माध्यम में तो रंगहीन रहता है, अम्ल में ये रंगहीन रहता है, और क्षार में ये हल्का गुलाबी रंग देता है। क्षार में ये देगा गुलाबी रंग, हल्का गुलाबी रंग, कौन, फिनोप्थेलिन, ठीक है। और मेथिल ऑरेंज की अगर बात करें तो मेथिल ऑरेंज जो सूचक है, ये अम्लों में तो लाल रंग देगा, अम्ल में लाल रंग देगा, अम्ल में इसका रंग लाल हो जाएगा, लाल रहेगा, और क्षार में इसका रंग रहेगा पीला। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, तो इसका रंग रहेगा अम्लों में लाल और क्षारों में पीला, और फिनोप्थेलिन अम्लों में रंगहीन और क्षारों में गुलाबी रंग रहेगा। ये सूचक हो गए। अगला प्रश्न है पांचवा, सिरका, दही, नींबू, संतरे के रस आदि खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में नहीं रखे जाते। क्यों नहीं रखे जाते, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में अम्ल होता है, सिरका में, दही में, नींबू, संतरे में, और बर्तन के धातु से क्रिया करके ये जहरीले धात्विक यौगिक बना लेते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए इनको धातु के पात्र में नहीं रखा जाता है, क्योंकि धातु के साथ में जब अम्लों की अभिक्रिया होती है, तो हमने देखा कि जब अम्लों की अभिक्रिया किसी भी धातु के साथ में होती है तो वो बनाते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस। तो ये जो लवण बनते हैं, ये जहरीले लवण बनते हैं कई बार। जैसे यहाँ पर धातु FeCl के साथ अभिक्रिया करके फेरिक क्लोराइड FeCl2 बना लेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये जो अलग अलग धातुओं के साथ अलग अलग तरह के लवण बनते हैं और ये जहरीले होते हैं, इसलिए इनको हम, ये जो खाद्य पदार्थ है, इनको हम नहीं रखना चाहिए। जैसे अगर दही को हम कांसे के या तांबे के बर्तन में रखें, पीतल के बर्तन में रखें, तो उसका स्वाद अलग तरह का आता है, क्योंकि उसमें कुछ अलग तरह के ये लवण बन गए उसमें, इसलिए इनको नहीं रखना चाहिए। अब अगला छठा प्रश्न है, यदि किसी कपड़े पर हल्दी गिर जाए तो उस पर साबुन लगाने से वह भूरा लाल हो जाता है, क्यों? तो ये अभी मैंने आपको बता दिया हल्दी वाला, कि हल्दी एक सूचक है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, क्षारीय माध्यम में वो हल्दी का पीला रंग लाल हो जाता है, इसलिए क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। साबुन, शैम्पू, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इनमें हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और हल्दी के पीला जो रंग है वो लाल भूरा हो जाता है क्षारीय माध्यम में। तो साबुन में ये हल्दी का जो पीला रंग था वो लाल भूरा हो जाएगा, इसलिए ये रंग परिवर्तन कर देती है। अगला प्रश्न है सातवां, कि गंध सूचकों में मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग करता है? गंधीय सूचक, यानी जिनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे गंधीय सूचकों में हम देखो प्याज का प्रयोग कर सकते हैं, वनीला का प्रयोग कर सकते हैं, और लौंग की भी एक खुशबू होती है, एक विशेष गंध होती है। तो प्याज, लौंग और वनीला, इनको हम गंधीय सूचक के रूप में काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वनीला, प्याज और लौंग, इन तीनों की गंधीय सूचकों की गंध, या जो इनकी जो खुशबू होती है, जैसे वनीला की अपनी खुशबू होती है, प्याज की अपनी स्मेल होती है, गंध होती है, इसी तरह से लौंग की जो गंध होती है, ये खुशबू जो है वो क्षार में गायब हो जाती है, क्षारीय माध्यम में ये खुशबू गायब हो जाती है। यानी इनकी खुशबू, जो प्याज की गंध है वो नहीं आएगी, वनीला की नहीं आएगी, क्षार में
खुशबू नहीं आती, इनकी गंध नहीं आती, और अम्ल में इनकी गंध बनी रहती है, अम्ल में इनकी गंध बनी रहती है। तो अगर कोई पदार्थ अम्लीय पदार्थ है और हमने उसको मान लो प्याज पर डाला है तो वो प्याज की खुशबू आती रहेगी, लेकिन अगर कोई क्षारीय पदार्थ है और उसको प्याज पर डाला तो प्याज की जो स्मेल है वो गायब हो जाएगी। तो इसलिए गंधीय सूचकों के रूप में इनको काम में लेते हैं, यानी क्षार में इनकी गंध गायब हो जाती है, क्षार में गायब हो जाती है, ये ध्यान रखना है, क्षार में गंध गायब हो जाती है। अगला प्रश्न 8वां है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो गैस जिम्मेदार है वो मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और NO2 गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन चिमनियों से, जो कल कारखाने उनकी चिमनियों से, उद्योगों से और वाहनों से जो साइलेंसर से धुआं निकलता है उसमें ये ज़्यादातर गैसें होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये वातावरण में बनी रहती है और जब बारिश होती है तो जल के साथ इनकी अभिक्रिया होती है। जल के साथ जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हो रही है तो ये अम्ल बना लेती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और H2O मिलकर सबसे पहले सल्फ्यूरस अम्ल बनाएंगे H2SO3, ठीक है, और फिर ये सल्फ्यूरस अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा H2SO4। और ये अम्ल जब वर्षा जल में घुलकर वर्षा जल के साथ नीचे गिरता है तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा फसलों के लिए भी नुकसान करती है, इमारतों को भी नुकसान करती है, और अम्लीय वर्षा मानव में हमें भी नुकसान करती है, हमारे तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है, स्किन में कैंसर या इस तरह की त्वचा कैंसर या इस तरह की बीमारियां ये कर सकती है। अगला 9वां प्रश्न है कि आशुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाह क्यों नहीं होता। आशुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता? क्योंकि आशुद्ध जल में कोई आयन उपस्थित नहीं होता। आशुद्ध जल कैसे प्राप्त किया जाता है? तो पहले जल को गर्म किया जाता है। जैसे मान लो ये जल है इसमें, तो इसको पहले गर्म किया जाएगा, जब गर्म करके इसको गैसीय अवस्था में बदला जाएगा। यहाँ से जो भाप निकलेगी, इस भाप को हमें ठंडा करना है। इस भाप को ठंडा करके वापस जो जल मिलेगा द्रव, वो जल क्या है? वो आश्रित जल है। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसको उबालेंगे, गर्म करेंगे, तो जो लवण है इसमें, जितने भी लवण घुले हुए होते हैं पानी में, फ्लोराइड है, क्लोराइड या जो भी है, वो सारे इस पात्र में, इस बर्तन में रह जाएंगे। जैसे अगर नमक वाला पानी हम उबालते हैं तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन वो जो बर्तन है उसकी पेंदे पे और दीवारों पे सफ़ेद रंग का जो पाउडर जमा होता है सर्दियों में जब पानी गर्म करते हैं, तो वो नमक है, लवण है। तो नमक तो सारा यहीं रह गया, केवल पानी पानी यहाँ पर। तो इसमें जब कोई अम्ल, सार या लवण है ही नहीं इस पानी में, तो फिर इसमें आयन उत्पन्न नहीं होंगे। आयन उत्पन्न नहीं होंगे तो ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता। अगला प्रश्न है कि क्या वर्षा जल से विद्युत धारा का प्रवाह संभव है? तो हाँ, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने से पहले वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल H2SO3 बनाती है, और ये कार्बोनिक अम्ल वर्षा जल को हाइड्रोजन आयन दे सकता है। हाइड्रोजन आयन H+ और कार्बोनेट आयन CO3 प्रदान करता है, जिससे विद्युत प्रवाह संभव हो जाता है। तो वही, क्योंकि वर्षा अम्लीय हो जाती है, ये वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें थोड़ा बहुत मात्रा में होगी, लेकिन होगी जरूर। ये गैसें पानी में घुलकर अम्ल बनाएगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनेगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल मिक्स हो जाएगा पानी में। NO2 से नाइट्रिक अम्ल बनेगा HNO3, और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक अम्ल बनेगा H2CO3। ये अब ये अम्ल वर्षा जल में अगर घुले हुए हैं तो जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो इनका आयनों में वियोजन हो जाएगा, यानी H2SO4 से H+ और SO4- बन जाएगा, SO4- बन जाएगा। इसी तरह से HNO3 से H+ और NO3- बन जाएगा। कार्बनिक अम्ल से H+ और CO3- बन जाएगा। जब आयन हो गई वर्षा जल में तो आयनों का प्रवाह हो जाएगा, और वर्षा जल विद्युत का सुचालक है, यानी उसमें धारा प्रवाह हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं 11वें प्रश्न की, कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है। तो रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। सर्वाधिक मात्रा में ये प्रयोग में आता है रसायन उद्योग में। जो रसायन सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है, जो अम्ल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब घरों में सिरका कैसे बनता है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्टार्च के किण्वन से बनता है सिरका। स्टार्च का किण्वन करवा के सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उस स्टार्च को, इक्सु शर्करा जिसको बोलते हैं स्टार्च, इस स्टार्च को हम बदलेंगे किसमें, एल्कोहल में। ये किण्वन होगा यीस्ट के द्वारा। फिर दूसरा किण्वन जो होगा वो बैक्टीरिया के द्वारा होगा, और ये इस बार जब बनेगा तो वो सिरका बनेगा। तो इस तरह से ये सिरका बनाया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो हमने पढ़ा अभी कि लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, जो थेलोफाइटा समूह का एक पौधा है। और लिटमस का उदासीन विलयन में रंग कैसा होता है? इस लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग होता है, ये ध्यान रखना। और लिटमस के जो पेपर आते हैं, लिटमस पत्र आते हैं, वो दो रंगों में आते हैं, एक तो लाल रंग में और एक नीले रंग में। लाल और नीले रंग में आते हैं, और वैसे लिटमस का रंग बैंगनी होता है, पर्पल कलर का होता है। अगला प्रश्न है कि स्टार्च के किण्वन के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो ये एसिटोबैक्टर एसिटी, अभी जो मैं बात बता रहा था आपको सिरका के लिए। तो सिरका में जब पहला किण्वन हो जाएगा वो कवक यीस्ट के द्वारा हो जाएगा, और उससे शर्करा एल्कोहल में बदल जाएगी। अब एल्कोहल का किण्वन करके एल्कोहल को
विनेगर में एसिटिक एसिड में बदलने वाला जो जीवाणु बैक्टीरिया है उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। इक्सु शर्करा क्या है? तो एसिटिक अम्ल या सिरका को इक्सु शर्करा कहते हैं। एसिटिक अम्ल या सिरका इक्सु शर्करा कहलाती है। अगला प्रश्न है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में जो अम्ल पाया जाता है वो है टेनिक अम्ल, और इसका सूत्र है C76H52O46, यानी कार्बन 76 है, हाइड्रोजन 52 है और ऑक्सीजन 46 है। टेनिक अम्ल होता है, चाय में टेनिक अम्ल होता है। इसलिए तो चाय और कॉफ़ी अम्लीय पेय पदार्थ कहलाते हैं। ज़्यादा पीने से एसिडिटी होती है, अम्लता हो जाती है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ज़्यादा श्रावण होता है, इसलिए अम्लता होती है। इसलिए खाली पेट चाय और कॉफ़ी पीने से एसिडिटी इसी वजह से होती है, क्योंकि चाय में एक टेनिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है 17वां कि अम्लों के अम्लीय गुणों हेतु क्या उत्तरदायी है? तो अम्लों के जलीय विलीन में मुक्त हाइड्रोजन आयन अम्लों के अम्लीय गुण के लिए उत्तरदायी है। कोई अम्ल अम्ल इसलिए है क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन देता है, नहीं तो हाइड्रोजन तो देखो, हाइड्रोजन तो ग्लूकोज के पास में भी है, C6H12O6 ग्लूकोज के पास में भी है, लेकिन ये अम्ल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्लूकोज में हाइड्रोजन इस रूप में आयन के रूप में मुक्त नहीं हो पाती। हाइड्रोजन तो एल्कोहल में भी है, जैसे एथिल एल्कोहल है C2H5OH, एथिल अल्कोहल, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन नहीं बन रहे, तो फिर ये अम्ल नहीं है। तो अम्ल के अम्लीय गुणों के लिए कौन उत्तरदायी है? हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन अम्ल कब देंगे? जब जलीय विलयन होगा। अगर हम, जैसे हाइड्रोक्लोरिक गैस है, गैस ये प्रकृति है, जल नहीं है, केवल अगर मान लो गैस अवस्था में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इसके पास में अगर हम नीला लिटमस पेपर लेकर जाए तो उसका रंग परिवर्तन नहीं होगा अगर वो लिटमस पेपर सूखा है तो। क्यों? क्योंकि ये HCl गैस अपना अम्लीय व्यवहार दिखाई नहीं पाती है, क्योंकि जल के बिना हाइड्रोजन आयन उत्पन्न ही नहीं होते। अब वहीं अगर हम उसी लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को अगर गीला करके ले जाए, तो क्योंकि गीला है लिटमस पेपर तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी मिल गया, जल मिल गया, और ये हाइड्रोजन आयन बना लेगा, इसलिए वो नीले को लाल में बदल देगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, धातु ऑक्साइड अम्लीय और धातु ऑक्साइड क्षारीय होती है। यानी दो ऑक्साइड, एक धातु का ऑक्साइड, एक अधातु का ऑक्साइड, तो से याद रखो आप। अधातु ऑक्साइड अम्लीय है तो धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। अम्लता एसिडिटी किस वजह से होती है? तो एसिडिटी की वजह है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अधिक श्रवण से। अगला 20वां प्रश्न है कि अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया का क्या नाम है? तो ये हमें पता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि अम्ल शुष्क लिटमस पेपर का रंग परिवर्तन क्यों नहीं करते? क्योंकि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं दे पाते, इसलिए। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत की। देखो, कुछ प्राकृतिक अम्ल है जो प्रकृति से हमको मिलते हैं, और उन किन स्रोत से मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। देखो, सिरका जो है, इसमें कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, तो संतरे में और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, इमली में। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। खट्टा दूध यानी जो दही है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। और दूध में जो शर्करा होती है उसका नाम लैक्टोज होता है, लैक्टोज शर्करा। और फिर वो लैक्टोज शर्करा जब अम्ल में बदलेगी तो लैक्टिक अम्ल में। नींबू में सिट्रिक अम्ल आ ही गया, नींबू संतरा इनमें सिट्रिक अम्ल आता है, इसलिए इनको सिट्रस फ्रूट कहा जाता है। माल्टा, किन्नू, नींबू, संतरा ये सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं। चींटी के डंक में और ततैया के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल HCOOH, ये इनका सूत्र होता है। नेटल का डंक में भी यही मेथेनोइक अम्ल होता है। नेटल एक पौधा, और इस पौधे के डंक में इससे खुजली आती है, ये HCOH मीथेनोइक अम्ल होता है। तो ये इनको आप याद रखना। सिरके में एसिटिक अम्ल, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, खट्टे दूध यानी दही में लैक्टिक अम्ल, और चींटी के डंक और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। हमारा टॉपिक है अम्लों के उपयोग की। हम बात कर लेते हैं कि इन अम्लों के कहाँ कहाँ पर उपयोग होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टार्टरिक अम्ल जो इमली में होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में काम में आता है। और बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जो रसोई में काम में आता है। ठीक है, पूरी और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको खस्ता बनाने के लिए, शुष्क बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए। एसिटिक अम्ल या सिरका CH3COH इसका सूत्र होता है। ये खटाई पैदा करने के लिए अचार, टमाटर की चटनी, टोमेटो केचप आदि बनाने के काम में आता है। कार्बनिक अम्ल होता है, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, सोडा वाटर। कार्बनिक अम्ल शीतल पेयों में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बनिक अम्ल आता है, ये सोडा वाटर में। फॉस्फोरिक अम्ल, ये शीतल जो मृदु पेय सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनमें ये फॉस्फोरिक अम्ल काम आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये विभिन्न रसायनों में काम आता है, उर्वरक के निर्माण में काम आता है। और पेंट में, रंग में, तंतु फाइबर्स, प्लास्टिक विस्फोटक में भी, विस्फोटक के रूप में भी, अपमार्जक डिटर्जेंट के रूप में, और संचायक बैटरियों में, जो गाड़ियों में बैटरियाँ होती है, ट्रकों में और इनमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है। पेट्रोलियम के शोधन में भी सल्फ्यूरिक अम्ल काम आता है, पेट्रोलियम को साफ करने के लिए। नाइट्रिक अम्ल HNO3 उर्वरक के रूप में काम आता है, उर्वरक में, रंग में, प्लास्टिक में, औषधि, विस्फोटक इत्यादि उदाहरण में, और फोटोग्राफी में।
फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल काम आता है? नाइट्रिक अम्ल। अम्लराज बनाने के काम में आता है। दो अम्ल होते हैं अम्लराज में, एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों को अगर हम 3:1 अनुपात में अगर हम ताज़ा बना हुआ इन दोनों का विलयन हो, ताज़ा बना हुआ विलयन किन किन का? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात और नाइट्रिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल, दोनों सांद्र है, तनु नहीं है, 1 अनुपात में। अगर 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्रमशः ताज़ा बना हुआ विलयन इनका है तो वो अम्लराज है। और अम्लराज में सभी धातुएं गल जाती है, सभी धातुओं की अभिक्रिया हो जाती है। जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं सोना, चांदी और प्लेटिनम है, वो भी इसके साथ अभिक्रिया कर लेती है। और अगर इन दोनों अम्लों में से कोई एक अकेला अम्ल ले तो इनमें से अकेले अम्ल के साथ इन धातुएं नहीं गलती है, इनकी अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन अम्लराज एक ऐसा विलयन है जिसमें सभी धातुएं गल जाती है, घुल जाती है, तो अम्लराज या एक्वा रेजिया इसको कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर होता है? तो रंग में, औषधि में, खाद्य पदार्थों में, सफाई करने में, इस्पात में, गैल्वेनीकरण से पूर्व उससे आयरन ऑक्साइड की परत हटाने में। गैल्वेनीकरण, लोहे का गैल्वेनीकरण किया जाता है जब उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, तो गैल्वेनीकृत पाइप आते हैं जिनमें जिंक के ऊपर परत चढ़ी रहती है, उनमें जंग नहीं लगता। बॉयलरों में जमी स्केल हटाने में, चर्म उद्योग में और अम्लराज बनाने में। अम्लराज बनाने में नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम आते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 अनुपात और नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात, 3:1 में, जिसमें सारी धातुएं घुल जाती है, गल जाती है, अभिक्रिया कर लेती है। फार्मिक अम्ल HCOH फलों और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, जीवाणुनाशक के रूप में और रबर निर्माण में व चमड़ा उद्योग में। रबर निर्माण और चमड़ा उद्योग में फार्मिक अम्ल काम आता है। बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल औषधि निर्माण में और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, अचार और इस तरह के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं इनको परिरक्षित करने में, लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए हम काम में लेते हैं बेंजोइक अम्ल। सिट्रिक अम्ल C6H8O7 धातुओं की सफाई में काम में आता है, औषधियों में और खाद्य पदार्थों के निर्माण में काम आता है। ऑक्जेलिक अम्ल COH कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में और चमड़े के विरंजक के रूप में, फोटोग्राफी और कपड़ा उद्योग में। जो ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है इनको आपको ध्यान से देखना है, इनके उपयोग के बारे में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी, कपड़े से स्याही के धब्बे हटाने में, विरंजक के रूप में, चमड़े से के विरंजक के रूप में, विरंजक यानी चमड़े का रंग निकालने के लिए। रबर निर्माण में फॉर्मिक अम्ल, अम्लराज बनाने में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, संचायक बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल, शीतल पेयों में सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें, जो ठंडा की बोतल होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसी कार्बनिक अम्ल से बनती है। एसिटिक अम्ल सिरका, अचार, टमाटर की चटनी बनाने में, और टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडे से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है तो टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है इमली, क्योंकि बेकिंग जो पाउडर होता है वो होता है NaHCO3, और ये NaHCO3 जो है ये थोड़ा सा कसेला होता है, कड़वा होता है, क्योंकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसके कड़वेपन को खत्म करने के लिए इसमें एक खाद्य अम्ल मिलाना चाहिए, क्योंकि क्षार का प्रभाव कौन खत्म कर सकता है? अम्ल ही खत्म कर सकता है, उदासीनीकरण जब होता है। इसलिए टार्टरिक अम्ल जो खाद्य अम्ल वो मिलाते हैं, तो टार्टरिक अम्ल इसके साथ मिल गया तो अब ये बेकिंग पाउडर बन गया। और अकेला ये NaHCO3 अगर अकेला है तो ये बेकिंग सोडा है, अकेला NaCO3 बेकिंग सोडा है, और जब इस बेकिंग सोडा के साथ में कोई खाद्य अम्ल साथ में है जैसे टार्टरिक अम्ल तो बन गया बेकिंग पाउडर, जो रसोई में काम में आएगा। अब इस तरह से ये हमारा एसिड यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अम्लों की हमने बात कर ली, ठीक है। और अब मैं अगले टॉपिक में आपके लिए क्षार और लवण लेके आ रहा हूँ, बहुत जल्दी अगला वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो कैसा लगा आपको ये अम्ल वाला वीडियो? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके रखो। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं उसको सोल्व करूँगा, उस पर आपको अलग से मैं वीडियो बना के उपलब्ध करवा दूँगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।